स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो ये लेक्चर थोड़ा नहीं बहुत बार अपलोड हो रहा है। मैं रेगुलर रहने का कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ ना, तो मेरा भी अभी डीएलएड इंट्रेंस का एग्ज़ाम चल रहा था, उस कारण से मैं रेगुलर नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से साइंस का प्रैक्टिस नंबर 16, जो कि हेल्पफुल रहने वाला है आपका एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, बेसिकली रेलवे का कोई भी एग्जाम हो इसमें साइंस का वेट आपको पता होगा। रेलवे के एग्जाम में साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है। मैं साइंस के क्वेश्चन लेके आता हूँ, आया हूँ। और ये जो है आपका एमटीएस के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, जिसमें भी मतलब साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो वो देखो जीके बदलता नहीं है। ठीक है, तो जिसमें भी ये जीके आ रहे हैं उन सब के लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम या एल्युमिनियम? इका एल्युमिनियम जो है इसको आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम के नाम से गैलियम धातु के नाम से नामित किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गैलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? आर्गन, क्रिप्टॉन, नियोन या हीलियम? उच्च आयनीकरण ऊर्जा किसमें है? ये होगा आपका हीलियम। ठीक है, हीलियम, जो कि आपको पता होगा हीलियम सन भी जो है हीलियम से बना होता है, हाइड्रोजन हीलियम से बना होता है। अगला देखते हैं। अगला है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण होता है। मतलब कालाजार जो होता है वो किन जीवों के कारण होता है? अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन, अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन या रेखीय विखंडन? तो कालाजार जो होता है वो कालाजार के लिए उत्तरदायी जो जीव होते हैं उसका उत्पत्ति होता है अधोमुखी युग्मक विखंडन द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा अधोमुखी युग्मक विखंडन द्वारा। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक जटिल अस्थायी ऊतक है, कौन? जाइलम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या कोलेनकाइमा? तो जटिल और अस्थायी ऊतक ये कौन है? ये आपका जाइलम होगा। आपने सुना होगा जाइलम और फ्लोएम नाम, तो ये आपका जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। अगला देखते हैं। अगला है, त्वरण की विमा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन पूछा है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका त्वरण का विमा क्या होगा? इसमें होगा m(l1) और t-2, ये होता है। बाकी अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना नहीं आता है तो आपको ऐसा है कि थ्रू डायमेंशनल फॉर्मूला निकलता है, वो आप एक बार गूगल या यूट्यूब कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। देखिए तीसरे आवर्त में, वैसे आपको पता ही होगा, वैसे तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं हैं। तो तीसरा आवर्त में जो मौजूद है तीसरा पीरियड में वो कौन कौन है? तो के होता है लेकिन एल और एम नहीं होता है, क्या ये सही बात है? या के एल एम और एन चारों होता है, या के एल और एम होता है और के एल लेकिन एम नहीं? तो देखो तीसरा आवर्त है ना, उसमें जो है आपका के एल एम होता है। कौन कौन सा? के एल एम तीनों होता है। अगला देखते हैं। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। रेगिस्तानी क्या बोल रहे, रेगिस्तानी पौधों पे ये बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ होता है क्या? ये पदार्थ आपका क्यूटीन होता है। क्या होता है? क्यूटीन। ठीक है, अगला देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? एम जी एच, एम माइनस जी एच, एफ एस या एम बी? तो आपको पता होगा यू बराबर क्या होता है? यू बराबर एम जी एच होता है, तो सबको पता होगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 8 का ए। अब 9 का देखते हैं। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप डैश होता है। घर्षण, अगर दो सतहों के बीच अगर अनियमितता होगा तो क्या होगा? घर्षण, आवेग, तनाव या बलागुण? तो घर्षण ही होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं, जो कि आपका दो प्लेन्स के बीच में लगता है इस तरह से। ये पे ना लगता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अगला देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 6 कार्बन अणु में बदल जाता है। किसमें? 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में बदल जाता है? ये बदल जाता है 3 कार्बन अणु में। ठीक है, अगला देखते हैं। जिस परमाणु की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है
उसकी संयोजकता होती है 1 7, सॉरी 7, ये 7 है, 8 या 0। तो जिसके भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरा होता है, उसमें उसका जो वैलेंसी होता है, संयोजकता होता है, वो 0 होता है। ठीक है, तभी तो वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछ रहा है किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, सल्फर या पोटेशियम की। तो सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है किसका, क्लोरीन का, जिसका कि एटॉमिक नंबर 17 होता है। चलिए, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होगा। सोडियम से जब क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम है आपका, क्लोरीन इधर है, तो सोडियम से जब क्लोरीन की ओर जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु आकार घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या समान रहता है। तो आपको पता होगा कि सोडियम से जब क्लोरीन की ओर जाते हैं तो यहाँ पर परमाणु आकार घटता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि आपको आ रहा होगा माइंड में कि यहाँ पे क्या होता है कि सेल में आपका परमाणु बढ़ रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो फिर इसका आकार छोटा कैसे होगा। होता क्या है कि जब इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। जैसे फोर्स स्ट्रॉन्ग होने लगता है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा ना, तो ये अपने आप को छोटा हो जाता है, इसीलिए इसका परमाणु आकार घटता है। बात को उतना डीप पे जाना नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तब बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है, स्लेटी, काला, नीला या सफेद। तो देखो, जो अवक्षेप बनता है वो आपका होता है सफेद कलर का, इस कलर का सफेद कलर का अवक्षेप बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दो टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है, एक सेचुरेटेड एक अनसेचुरेटेड। उसमें से पूछा है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है, जो जलने पे आपका क्या बोलेंगे, ब्लूइश कलर का देता है। मतलब जैसे आपका आपके घर में एलपीजी गैस है ना, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। तो वो जिस तरह जलता है ना हल्का हल्का ब्लू कलर का, तो वैसा ही। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा C2H6। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप बताइएगा कि आपने 15 में से कितना स्कोर किया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से मैं फिर से रेगुलर रहने का ट्राई करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।